ओके, हमने इससे पहले पढ़ा हुआ है कि जब भी पेरेंट सब्सिडरी को अक्वायर करता है, तो पेरेंट ने इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स में उसको सिर्फ एज एन इन्वेस्टमेंट दिखाना होता है। जबकि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हम उस सब्सिडरी को लाइन बाय लाइन कंसोलिडेट करते हैं। ये टॉपिक वैसे तो एसबीआर का है, P2 के अंदर है, लेकिन इस टॉपिक को भी F7 का हिस्सा बनाया गया है, दैट इज डिस्पोजल। अगर हमारी कंपनी इन्वेस्टर यानी पेरेंट सब्सिडरी को डिस्पोज ऑफ करता है, तो डिस्पोजल की वैसे कुछ लेवल्स होते हैं। लेवल से हमारा मकसद ये है कि एक पॉसिबिलिटी ये होगी कि पेरेंट सब्सिडरी के अंदर जितने भी उसकी शेयर होल्डिंग है, वो तमाम के तमाम शेयर्स डिस्पोज ऑफ कर दे। इसको हम कहते हैं फुल डिस्पोजल। लाइक अगर एक पेरेंट ने सब्सिडरी के 75% या 80% या जितने भी शेयर्स अक्वायर किए हुए थे, उसने वो तमाम के तमाम शेयर्स डिस्पोज ऑफ कर दिया। दूसरी पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि पहले उसके पास इतने शेयर्स थे कि इन्वेस्टी कंपनी के ऊपर पेरेंट का कंट्रोल था, यानी वो सब्सिडरी थी, और इतने शेयर्स बेचे कि कंट्रोल चला गया लेकिन इन्फ्लुएंस रह गया। ये बन जाएगा केस ऑफ सब्सिडरी टू एसोसिएट। यानी पहले वो कंपनी हमारे लिए सब्सिडरी की हैसियत रख रही थी, वी हैव गॉट कंट्रोल, लेकिन अब हमने सिर्फ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तक पकड़ा हुआ है। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे पास किसी कंपनी के इतने शेयर्स थे कि वी हैव हैड कंट्रोल ओवर द कंपनी, यानी वो कंपनी हमारे लिए सब्सिडरी थी। अब हमने उसके इतने शेयर्स बेच दिए कि बाकी जो शेयर्स बचे हैं वो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक पैसिव इंटरेस्ट है, यानी 20% से कम। लाइक अगर पहली एग्जांपल, अगर हमारे पास एक कंपनी के 80% शेयर्स थे, जिसमें से हमने 50% शेयर्स बेच दिए, और अब हमारे पास बाकी उस कंपनी के 30% शेयर्स थे, तो जब तक हमारे पास 80% शेयर्स थे वो हमारी सब्सिडरी थी, लेकिन क्योंकि हमने उसका 50% स्टेक बेच दिया, बाकी हमारे पास रह गए 30% शेयर्स, और अब वो हमारे लिए एसोसिएट की हैसियत रखेगी। इसी तरीके से अगर हमारे पास किसी कंपनी के 80% शेयर्स थे और उसमें से हमने से फॉर इंस्टेंस 65% शेयर्स बेच दिए, बाकी हमारे पास उस कंपनी के 15% शेयर्स रह गए, तो ये बन गई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट सिंपली। और अगर हमारे पास किसी कंपनी के 80% शेयर्स थे और उसके तमाम शेयर्स हमने बेच दिए, अब हमारे पास उस कंपनी का एक भी शेयर मौजूद नहीं है, ये होता है फुल डिस्पोजल। लास्ट केस पॉसिबल होता है नो लॉस ऑफ कंट्रोल, दैट इज सब्सिडरी टू सब्सिडरी। लाइक अगर हमारे पास किसी कंपनी के 80% शेयर्स थे और हमने उसके सिर्फ और सिर्फ 10% शेयर्स बेच दिए, तो पहले वी हैड 80% शेयर्स, नाउ वी हैव गॉट 70% शेयर्स। ये चार पॉसिबिलिटीज बनती हैं डिस्पोजल्स की, लेकिन इसमें से हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिलेबस में जो टॉपिक कवर्ड है वो
सिर्फ और सिर्फ फुल डिस्पोजल का है। लिहाजा सब्सिडरी टू एसोसिएट, सब्सिडरी टू पैसिव इंटरेस्ट या सब्सिडरी टू सब्सिडरी का केस हमारे F7 के सिलेबस में कवर्ड नहीं है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अगर हम तमाम शेयर्स बेच देते हैं तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसकी क्या पोजीशन शो होगी। पहले हम बात करते हैं पेरेंट की इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स के अंदर। पेरेंट ने इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स के अंदर अपनी जो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी है उसको एज एन एसेट शो किया हुआ होगा। अब जब वो उसको बेचेगा तो हम ये देखेंगे कि पेरेंट ने सब्सिडरी की होल्डिंग कितने में बेची है, और कंपेयर करेंगे विद द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। लाइक अगर इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी हमने इन्वेस्ट किया हुआ था $18 मिलियन, फिर चाहे आपने शेयर्स के थ्रू दिया हो, पैसों में दिया हो, कंटिजेंट हो, डेफर्ड हो, कुछ भी हो, वो हमारे पास रिकॉर्डेड था इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी दैट इज कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कुछ अरसे बाद, 1.5, 2, 4, 5 साल बाद, हमने उस सब्सिडरी के तमाम शेयर्स सेल आउट कर दिए। तो हम ये देखेंगे कि कितने में सेल आउट किए और उसकी कैरिंग वैल्यू क्या थी। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस बनेगा, अगर पॉजिटिव आया तो गेन, अगर नेगेटिव आया तो लॉस। This is very similar to simply any other non-current asset. Yes, Tayyaba. तो ये कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे देखेंगे हम? तैयबा, जितने पे पेरेंट अपनी स्टेटमेंट्स में इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी शो करता है, लाइक अब तक हमने जी। जितने भी स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं उसके अंदर हम क्वेश्चन में देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी पेरेंट की बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड होता है। जी, ठीक है, ठीक है। तो जिस वैल्यू पे वो रिकॉर्डेड था और जिस वैल्यू पे उसने बेचा है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो ये बात चल रही है इंडिविजुअल की, जो कि कंसोलिडेशन में आप लोगों को अच्छे से याद होगा कि कंसोलिडेशन में हमारे यहाँ कहीं भी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी शो नहीं होती है, वो गुडविल का रूप अख्तियार कर जाती है। ठीक है। अच्छा, अगर इस पे किसी किस्म का कोई टैक्स इंपैक्ट है, नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर आपने सब्सिडरी को डिस्पोज करने पे गेन किया है तो आप उसको उसके ऊपर टैक्स पे करेंगे। अगर लॉस किया है तो आपको टैक्स में रिलीफ मिल सकता है। ये आ जाएगा हमारा नेट ऑफ टैक्स गेन और लॉस। ठीक है, वेरी सिंपली कि सब्सिडरी के अंदर पेरेंट की जो भी इन्वेस्टमेंट थी, जिस वैल्यू पे वो इन्वेस्टमेंट पेरेंट की बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड थी, जब पेरेंट ने वो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी को डिस्पोज ऑफ कर दिया, ये देखा जाएगा कि कितने में बेचा है और उसकी कैरिंग वैल्यू क्या थी। जो भी गेन या लॉस होगा उस पर अगर कोई टैक्स इंपैक्ट है
वो प्लस माइनस करने के बाद हमें पता चलेगा कि कितना गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल है। पेरेंट अपनी इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स में क्या करेगा, इस गेन या लॉस को इमीडिएटली प्रॉफिट और लॉस में लेके जाएगा। रिमेंबर दिस इज वेरी सिमिलर टू डिस्पोजल ऑफ एनी पीपीई। अगर हम अपना कोई प्रॉपर्टी प्लांट या इक्विपमेंट भी डिस्पोज ऑफ करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उस पीपीई की नेट बुक वैल्यू या कैरिंग वैल्यू क्या थी और हमने उसको कितने में बेचा है। तो जितना भी इसमें डिफरेंस होता है उसको हम गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल करके प्रॉफिट और लॉस में शो कर देते हैं। लेकिन रिपीटिंग के ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स के अंदर दिखेगा। मेहरबान मैं आता हूं उस पे। यस अरीज। सर ये हम आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट लेकर जाएंगे या प्री टैक्स वाला लेके जाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस में तो हमें जब दिखाना है ये गेन ऑन डिस्पोजल तो हम प्री टैक्स दिखाते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, पोस्ट टैक्स। तो सर ये फिर पोस्ट टैक्स, फिर उसके बाद जो टैक्स माइनस होगा फिर उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ये गेन और लॉस का? नहीं नहीं नहीं, हम सिंपली क्या करेंगे, जितना भी हमारा नेट गेन या लॉस है ना वो हम अपनी प्रॉफिट लॉस में शो कर देंगे। सिंपल इज दिस। सर तो यही फिर जो गेन होगा वो हमारे ओवरऑल प्रॉफिट में आ रहा होगा और फिर उस प्रॉफिट के ऊपर भी तो हमारा टैक्स लगेगा। हाँ, लेकिन वो वाले जब हम गेन कैलकुलेट करेंगे ना, आपको हमने जिस तरह IAS 12 के अंदर पढ़ा था, तो उसमें सीन ये था कि हम टैक्सेबल प्रॉफिट बिल्कुल ही अलग से कैलकुलेट कर रहे थे। तो उस गेन के अंदर जब हम टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होंगे हम उसको वहां पे शामिल नहीं करेंगे। ठीक है सर। ओके मेहरबान, देखें मैं कह रहा हूं कि अगर आपने सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट की हुई थी, लेट्स अज्यूम आपने उस इन्वेस्टमेंट को दिखाया हुआ है अपनी स्टेटमेंट के अंदर एट $14 मिलियन, और कुछ अर्सा चलने के बाद आप उस सब्सिडरी की इन्वेस्टमेंट को से फॉर इंस्टेंस $17 मिलियन में सेल कर देते हैं। अब ये सीन हुआ कि आपने जो शेयर्स 14 मिलियन में खरीदे थे उनको आपने 17 मिलियन में बेच दिया। तो आज जब आपने बेचा है तो आपने $3 मिलियन का गेन ऑन डिस्पोजल किया। से फॉर इंस्टेंस जिस जुरिस्डिक्शन में आप काम कर रहे हैं वहां पे शेयर्स के ऊपर 30% CGT है, कैपिटल गेन टैक्स है। यानी जब भी आप शेयर्स बेचेंगे उस पे जितना आपको गेन होगा उस पे से फॉर इंस्टेंस 30% आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो $3 मिलियन पे 30% टैक्स है। 3 मिलियन का 30% कितना बनेगा? 0.9 मिलियन। तो आफ्टर टैक्स आपको जो फायदा हुआ वो $2.1 मिलियन का है। ये $2.1 मिलियन का गेन आप अपने प्रॉफिट लॉस में शो कर देंगे। और ये वाला टैक्स डिफरेंट टैक्स है, ये आपका वो इनकम टैक्स नहीं है जो आपके प्रॉफिट लॉस में आता है एज प्रोविजन फॉर टैक्स। ये सेपरेट टैक्स है। जिस तरह आप सेल्स टैक्स अलग से चार्ज करते हैं या पे करते हैं, उसी तरीके से कैपिटल गेन टैक्स डिफरेंट टैक्स है। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर इनकम टैक्स। यस मोइस। सर मैं ये पूछ रहा था कि ये जो हमारे जो नेट ऑफ टैक्स गेन है ये हमारी कैपिटल इनकम होगी या फिर ये अदर इनकम में जाएगा? जी अदर इनकम में जाएगा। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर रेवेन्यू ऑफ कोर्स। तो सर इसको हम एज कैपिटल इनकम कह सकते हैं ना? हाँ कैपिटल गेन कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। इसको रेवेन्यू नहीं कह सकते बिकॉज आपको पता है कि जो कंपनी रेगुलरली ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में चीजें बेचती है उस पे जो हम कमाते हैं उसको रेवेन्यू कह सकते हैं। लेकिन जो उसके अलावा कहीं से आपने इनकम अर्न की है उसको आप अपना रेवेन्यू नहीं कह सकते।
ठीक है सर। सही है। मेहरबान, नॉर्मली इसको अलग से देखें हम, प्रॉफिट लॉस में इसकी जगह अलग से नहीं बनेगी। नॉर्मली ये जो गेन होता है ये आप एडमिन एक्सपेंसेस में दिखा देते हैं, तो इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के फेस पे अलग से शो नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये गेन जाएगा हमारा डायरेक्टली प्रॉफिट लॉस के अंदर ही। जी जी जी, डिडक्ट करेंगे, बिल्कुल डिडक्ट करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इस डिस्पोजल का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इसके लिए हम ये देख सकते हैं कि जब पेरेंट ने सब्सिडरी अक्वायर की हुई है तो उसने इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी अलग से कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं दिखाई होगी, बल्कि क्या किया होगा, कंसोलिडेशन के अंदर सब्सिडरी के तमाम एसेट्स को अपने एसेट्स में प्लस कर दिया, सब्सिडरी की तमाम लायबिलिटीज को अपनी लायबिलिटीज में प्लस कर दिया, गुडविल कैलकुलेट की, एनसीआई कैलकुलेट किया। अब जब सब्सिडरी से आपका नाता टूट रहा है, अब अगर यू हैव लॉस्ट द कंट्रोल, अब आपके पास उस इन्वेस्टी कंपनी का कंट्रोल बाकी नहीं रहा, तो आप इस सब्सिडरी को अनकंसोलिडेट कर देंगे, इस सब्सिडरी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से निकाल देंगे। एक बात का ध्यान रहे, हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सिर्फ तब बनाएंगे अगर हमारे पास इसके अलावा भी सब्सिडरीज हैं। क्योंकि अगर आपके पास कुल जगह में यही एक सब्सिडरी थी जिसको कि आपने बेच दिया, तो अब आपके ऊपर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और जब आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे ही नहीं, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसका गेन या लॉस दिखाने की भी कोई गुंजाइश नहीं है, फिर सिर्फ जो इंडिविजुअल में दिखाएंगे वही दिखाएंगे। लेकिन अगर ये जो सब्सिडरी हमने बेची है, इसके अलावा भी हम कुछ सब्सिडरीज के मालिक हैं, यानी वी आर स्टिल सपोज टू प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो इस सब्सिडरी जिसको हमने बेचा है इसकी क्या ट्रीटमेंट की जाएगी, हम वो पढ़ने जा रहे हैं। आपने क्या करना है, जितने में आपने इस सब्सिडरी को बेचा है, वो जो पैसे आपको मिले होंगे वो आप पैसे डेबिट करेंगे। दिस इज एक्चुअली बाय द सेल प्रोसीड्स, कि आपने सब्सिडरी को कितने में बेचा है। दूसरा, सब्सिडरी की गुडविल हमारी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्डेड थी, लेकिन अब जब हमने सब्सिडरी को ही बेच दिया तो उसकी गुडविल को भी अपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से निकाल देंगे। गुडविल क्योंकि एक एसेट है, उसको खत्म करने के लिए हम गुडविल को क्रेडिट कर देंगे। उसके अलावा हमने अपने एसेट्स में सब्सिडरी के एसेट्स प्लस किए हुए थे और अपनी लायबिलिटीज में सब्सिडरी की लायबिलिटीज प्लस की हुई थी।
यस तैयबा, यस अली। सर हम ये पूछ रहे थे कि आपने जो गुडविल ली है और जो हमने अभी ऊपर कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ली थी, सारी वो चीज़ें जो हम एट द डेट ऑफ एक्विजिशन पे दी थी हमने, इनमें कोई चेंजेस नहीं आई होंगी? हो सकती हैं चेंजेस, जिस तरह लेकिन गुडविल है। अब सर हमने गुडविल ये पढ़ा आपने था कि गुडविल रिकैलकुलेट या रीवैल्यूड नहीं हो सकती, तो फिर ये कैसे चेंज इम्पेयर होगी? होती है, अच्छा, इम्पेयरमेंट से, ठीक है, है ना? हम्म, आपने ठीक है जितने सर, में सब्सिडी की गुडविल रिकॉर्ड की थी, वो थी एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है। उसके बाद अगर पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में गुडविल इम्पेयर हो चुकी है, तो वो हटाने के बाद मैं आपके ठीक है, असिस्टेंस के लिए लिख देता हूँ कि ये बाकी वो गुडविल है जो अनइम्पेयर्ड जो होगी, ठीक है, unimpaired है। ठीक है सर, ओके। ये अरेंज। सर फॉर सपोज अगर किसी सब्सिडरी का ब्रांड भी है तो वो भी हम क्रेडिट करेंगे ना? जी 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 जी, सब कुछ। उसकी पीपीई निकाल दें, उसकी उसके इंटेंजिबल एसेट्स निकाल दें, उसकी गुडविल निकाल दें, उसकी लायबिलिटीज निकाल दें, सब उठा के फेंक देंगे। तो हमने डेबिट किया कैश और बैंक, जितने में हमने सब्सिडरी के शेयर्स को बेचा, क्रेडिट कर दिया गुडविल, वो गुडविल जो अनइम्पेयर्ड हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बाकी मौजूद थी। हमारे एसेट्स में उसके एसेट्स थे, हमारी लायबिलिटीज में उसकी लायबिलिटीज थी, वो सब उठा के फेंक देंगे। तो हम क्रेडिट करेंगे सब्सिडरी के नेट एसेट्स एट डिस्पोजल। तो सब्सिडरी के जितने भी नेट एसेट्स थे वो सब हम निकाल देंगे। ये सवेरा सर ये जो नेट एसेट्स होंगे वो फेयर वैल्यू तो नहीं होगी, क्योंकि वो नेट एसेट्स तो हम जो उसके साथ हम लोग लेते हैं वो तो फेयर वैल्यू पे नहीं होते ना। नहीं 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 नहीं, ये ये क्या फेयर होंगे? वैल्यू वाले नहीं होंगे ना, ये सारे नेट एसेट्स होंगे जो हमने उसके साथ कंसोलिडेट किए होंगे। जी जी जी, लेकिन इतना आपको पता है कि जिस दिन हम सब्सिडरी को अक्वायर करते हैं, उस दिन उसके नेट एसेट्स को रिवैल्यू किया जाता है। जी उसके बाद हम उसके नेट एसेट्स को रिवैल्यू नहीं करते। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट एक्विजिशन प्लस पोस्ट एक्विजिशन चेंजेस। पर सर फेयर वैल्यू तो होंगे नहीं ना, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स तो हम कभी भी जो हम अपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में थोड़ी दिखाते हैं, है वो तो ना? हम सिर्फ गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ हम नहीं लेते नहीं हैं। नहीं 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 करिश्मा, हम डेट ऑफ एक्विजिशन पे सब्सिडरी के तमाम नेट एसेट्स को रिवैल्यू करते हैं। अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी बढ़ी हुई है तो हम उसको डेबिट करते हैं, बिल्कुल। अगर उसका कोई प्लांट बढ़ा हुआ है, हम प्लांट को बढ़ाते हैं। अगर उसका कोई इंटेंजिबल एसेट क्रिएट हुआ है, हम उसको अपनी बैलेंस शीट में शो करते हैं, बिल्कुल करते हैं। पर सर ये चीज़ें तो करते हैं, पर हम जब कंसोलिडेट करते हैं अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो हम उसकी सब्सिडरी के जो ओरिजिनल उसके एसेट्स पड़े हुए होते हैं उसकी इंडिविजुअल स्टेटमेंट में, वहीं से तो उठाते हैं, वो फेयर वैल्यू पे थोड़ी होते हैं। नहीं तो फिर हम जब कंसोलिडेशन करते हैं तो फिर हम प्लस माइनस करते हैं ना उसके नेट एसेट्स। हम क्या करते हैं, पेरेंट के एसेट्स प्लस सब्सिडरी के एसेट्स, प्लस अगर उसका कोई प्लांट बड़ा है तो उसको प्लस करते हैं, उसकी कोई एडजस्टमेंट एक्सेस डेप्रिसिएशन है माइनस करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है तो हम उसको रिवैल्यू करते हैं, और सब्सिडरी के डेट ऑफ एक्विजिशन पे जो नेट एसेट्स होते हैं वो तमाम रिवैल्यू होके ही शो होता है। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके। हाँ, लेकिन बाद में उसके उसको रिवैल्यूएशन पे कंटिन्यू करने की किसी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके। तो डेट ऑफ डिस्पोजल पे सब्सिडरी के पास जितने भी नेट एसेट्स हैं, वो नेट एसेट्स हम उड़ा देंगे, यानी अपने एसेट्स में से उसके एसेट्स निकालेंगे एंड उसकी लायबिलिटी में से अपनी लायबिलिटी में से उसकी लायबिलिटी निकालेंगे। जी मेहरबान, दिस कैन बी प्लस और माइनस।
अगर सब्सिडरी बनने के बाद कोई रिवैल्यूएशन की है या नए एसेट्स खरीदे हैं या डेप्रिसिएशन चार्जेस की हैं, बिल्कुल, तो ये प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं। फिर तो अब तक हमने क्या किया, जितने में हमने सब्सिडरी को बेचा वो हमने डेबिट किया कैश और बैंक। जितनी भी ईयर एंड पे या डेट ऑफ डिस्पोजल पे उसकी गुडविल हमारे साथ कंसोलिडेटेड थी उसको हमने निकाल दिया। डेट ऑफ डिस्पोजल पे उसके जितने नेट एसेट्स थे उनको निकाल दिया। और डेट ऑफ डिस्पोजल पे जितनी भी एनसीआई की वैल्यू होगी, हाउ डू वी नॉर्मली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एनसीआई? हम एनसीआई को लेते हैं फेयर वैल्यू एट एक्विजिशन और उसमें प्लस करते हैं शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन नेट एसेट्स। लेकिन अब के बार नेट एसेट्स को पोस्ट एक्विजिशन अप टू डेट ऑफ डिस्पोजल करेंगे। अगर हमने सब्सिडरी को आज से 2 साल पहले खरीदा था लेकिन साल खत्म होने से 3 महीने पहले बेच दिया, तो हम सिर्फ उस पोस्ट एक्विजिशन पीरियड अप टू डेट ऑफ डिस्पोजल के नेट एसेट्स एनसीआई को देंगे। बाकी जब हमारा सब्सिडरी से ताल्लुक नहीं है तो हम एनसीआई को भी नहीं देंगे। नवीरा कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? सर ये जो कहते हैं एनसीआई डिस्पोजल वाली बात है, ये सेल प्रोसीड जो होगा जिस वैल्यू पे हम एनसीआई की सेल प्रोसीड करेंगे, ये वो वाली वैल्यू है? नवीरा देखिए, एनसीआई को तो हम नहीं बेच सकते क्योंकि एनसीआई के पास जो 25% शेयर्स पहले भी थे वो अभी भी रहेंगे। मेरे पास अगर एक कंपनी के 75% शेयर्स थे तो मैक्सिमम में जो शेयर्स बेच सकता हूं वो उतने ही बेच सकता हूं जो मेरे पास है। ठीक है। ठीक है, एनसीआई मुझसे पहले भी था, मेरे बाद भी है, लेकिन जितना एनसीआई मैंने अपने साथ कंसोलिडेट किया था वो हम कैसे करते हैं, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एक्विजिशन जितनी भी होती है और हमारी सब्सिडरी बनने के बाद सब्सिडरी जितने भी प्रॉफिट्स करती है उसका 75% हम लेते हैं, 25% एनसीआई को देते हैं। सही है, ठीक है ठीक तो है। ये वाली एनसीआई हमारी बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड है, लेकिन जब सब्सिडरी ही नहीं रही तो एनसीआई कहां से रहेगा? सही है, ठीक है। ठीक है, यस करिश्मा। सर और भी तो चेंजेस होती हैं इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल वाली। जी, मैं यहाँ पे लिखना नहीं चाह रहा था क्योंकि आपको आती है, लेकिन अगर आप कहते तो वो हम भी लिख देते चेंजेस हैं। आएंगी ना? जी जी जी, तमाम। ठीक है। अगर यूआरपी बाय सब्सिडरी है वो आप माइनस करेंगे, इम्पेयरमेंट शेयर ऑफ गुडविल है वो हम माइनस करेंगे। तो एनसीआई जिस तरह आप कैलकुलेट करते हैं सेम उसी तरीके से करेंगे। मेहरबान, लेट्स अज्यूम मैं ये कह रहा हूं कि हमने सब्सिडरी को जिस दिन खरीदा से सब्सिडरी की रिटर्निंग उस दिन 8 लाख थी। उसके बाद 2 सालों का सब्सिडरी का प्रॉफिट 10 लाख रहा है।
पेरेंट के पास सब्सिडरी के 80% शेयर्स है, और हमने इनको बेच दिया था एक्विजिशन के 1.5 साल बाद। मैं ये कह रहा हूं कि अगर फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट द डेट ऑफ एक्विजिशन 1,75,000 थी, तो जब मैं कैलकुलेट करना चाहूंगा एनसीआई एट डिस्पोजल, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? नॉर्मली व्हाट हैपेंस कि हम एनसीआई कैलकुलेट करते वक्त सबसे पहले लेते हैं फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन, और एनसीआई की फेयर वैल्यू एक्विजिशन पे क्या बताई गई है? 1,75,000। उसके बाद 2 सालों में सब्सिडरी ने 10 लाख का प्रॉफिट किया है, लेकिन मैंने सब्सिडरी को कितने अरसे के बाद बेच दिया है? 1.5 साल के बाद। तो क्या मैं पूरे 2 साल के प्रॉफिट का हिस्सा अपने साथ कंसोलिडेट कर सकता हूं? ग्रेट, नहीं कर सकता। मैं सिर्फ उन 18 महीने का प्रॉफिट उठा सकता हूं जो मेरे दौरे हुकूमत में हुआ है, मेरे आने के बाद और मेरे जाने से पहले, और मैं एनसीआई को भी उतना ही हिस्सा दे सकता हूं। तो हम क्या करेंगे? पोस्ट एक्विजिशन टिल डिस्पोजल का शेयर दे सकते हैं। सो इफ यू आर सेइंग कि पूरे 2 सालों में 1 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है, जो कि 2 सालों का है, हमारे पास सब्सिडरी कितने वर्ष रही है? 1.5 साल यानी 18 महीने, और ये प्रॉफिट कितने महीने का है? 24 महीने का। ये हो गया पोस्ट एक्विजिशन टिल डिस्पोजल। और एनसीआई के पास कितना हिस्सा है? 20%। तो करिश्मा ने मुझे वैल्यू बताई है 1.5 लाख, मेहरबान बता रहा है 3 लाख। एक बार वेरीफाई करें। 10 लाख अगर 2 सालों का प्रॉफिट है तो 5 लाख होगा 1 साल का, 7.5 लाख होगा 1.5 साल का, 7.5 का 20% बनेगा 8 लाख। सही है। तो ये हमारी एनसीआई होगी एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। कितना अमाउंट बन रहा है? 325। ये कहलाएगी एनसीआई एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। क्योंकि ये वाली एनसीआई हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो कि कंसोलिडेटेड है उसमें कंसोलिडेट की हुई होगी, लेकिन अब जब सब्सिडरी ही हमारे साथ नहीं रही तो हम उसके एनसीआई को भी खत्म कर देंगे, और एनसीआई की नेचर क्या है? इक्विटी है, तो इक्विटी को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। तो जो पैसे मिले वो डेबिट किए, जो एनसीआई था वो डेबिट कर दिया, खत्म कर दिया, जो गुडविल थी वो क्रेडिट करके खत्म कर दी, जो नेट एसेट्स थे वो भी हमने खत्म कर दिए। अब दोनों साइड्स बैलेंस हो ये जरूरी नहीं है। अगर की डिफरेंस आया डेबिट पे
तो ये कहलाएगा लॉस ऑन डिस्पोजल। और अगर डिफरेंस आया क्रेडिट पे तो ये कहलाएगा गेन ऑन डिस्पोजल। जब हम कंसोलिडेटेड सुजल, ये देखिए मैंने यहां से ना नेट एसेट्स उड़ा दिए हैं। आप इस एंट्री को और खींचना चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं, क्रेडिट करें उसके एसेट्स और डेबिट करें उसकी लायबिलिटीज, आप ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा जरूरत नहीं है, मैंने डायरेक्टली नेट एसेट्स उठा लिए हैं, यानी एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो या तो हमारे पास लॉस बचेगा या तो हमारे पास गेन बचेगा। ये गेन या लॉस हम चार्ज करेंगे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट और लॉस पे। जी आते हैं। अरे अच्छा, अब यस करिश्मा सवाल कर ले। सर ये गेन या लॉस सेम होगा जो कंसोलिडेशन No. में और इंडिविजुअल में? नो 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 नो, डिफरेंट आएगा। डिफरेंट होगा, ओके। और इस बात को आप इंश्योर करेंगे जो इंडिविजुअल वाला गेन या लॉस है वो कंसोलिडेशन में रिवर्स करना है। जी सर। ठीक है, कंसोलिडेटेड में जो गेन या लॉस जाएगा वो कंसोलिडेशन वाला होगा, जो इंडिविजुअल में जाएगा वो इंडिविजुअल वाला होगा। तो जब आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होंगे, इंडिविजुअल वाला गेन या लॉस आप रिवर्स कर देंगे। अब आते हैं जीआरई पे। अरीज, सब्सिडी में हमारे दौरे हुकूमत में जितना भी प्रॉफिट किया होगा वो हम वापस नहीं करेंगे। हमारी ग्रुप रिटेन अर्निंग्स में सब्सिडरी की जितनी भी पोस्ट एक्विजिशन अर्निंग्स आएंगी वो हम अपने पास रख लेंगे, वो वापस नहीं देंगे। जी मेहरबान, जो सूजल वाले सवाल पे हम बात कर रहे थे कि अगर हम एसेट्स को अलग क्रेडिट करें, लायबिलिटीज को अलग डेबिट करें तो अलग अलग करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली नेट एसेट्स को क्रेडिट मार दीजिएगा। अच्छा, अब जब हम ग्रुप रिटर्न अर्निंग्स कैलकुलेट कर रहे होंगे तो सिलसिला वही रहेगा। पेरेंट्स की जैसी अर्निंग्स रिपोर्टेड है वो रहने देंगे, वो सब्सिडरी जिसका कंट्रोल अभी तक हमारे पास है उसकी रिटर्न अर्निंग्स को ठीक वैसे ही कंसोलिडेट करेंगे जिस तरह हम हमेशा से करते आए हैं।
और वो सब्सिडरी जिसको हमने बेच दिया है उसकी हमारी सब्सिडरी बनने के बाद और हमारे बेचने से पहले का शेयर उठाएंगे। बाकी अगर आपके पास एसोसिएट है, कोई यूआरपी है, कोई इंपेयरमेंट है, वो एज इट इज आप उठाएंगे। तो जब हम वर्किंग टू बनाते हैं, वर्किंग टू बनाने का कॉमन तरीका क्या होता है? एक्विजिशन और ईयर एंड। अब हम उसको स्लाइड चेंज करेंगे। यस लक्ष्य। सर आप जो प्री डिस्पोजल शेयर बता रहे हैं, आपने ऊपर एग्जांपल दिया 7.5 लाख का, उसका 80% उठाएंगे ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। 20% एनसीआई को दिया, 80% हम लेंगे। ठीक है सर। और वो शेयर हम अपने पास रख लेंगे, वो वापस नहीं करेंगे। सब्सिडरी अगर चली भी गई तो उसने जो हमारे हुकूमत में प्रॉफिट किया वो हमारा हो गया, बस वो वापस नहीं जाएगा। ठीक है सर। अच्छा, अब जब हम वर्किंग टू बनाते हैं ना, तो उसमें आप बनाएंगे फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी। एक आप बनाएंगे एट एक्विजिशन, रिपोर्टिंग ईयर एंड नहीं बनाएंगे। दूसरा आप बनाएंगे एट डिस्पोजल। बाकी रह जाएगा पोस्ट एक्विजिशन। सब्सिडरी बनने के बाद जो कमाएंगे वो हमारा, और सब्सिडरी जाने से पहले या जाने के दिन तक उसके पास जो कुछ था वो हम छोड़ देंगे। उसके बाद हम कुछ भी नहीं उठाएंगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो जो प्रॉफिट लेंगे वो हमारे सब्सिडरी हमारे पास आने के बाद और सब्सिडरी हमारे हाथ से जाने से पहले। तो आफ्टर एक्विजिशन एंड सर बिफोर तो सारे डिस्पोजल। लेंगे, पोस्ट एक्विजिशन से लेकर प्री डिस्पोजल तक। हाँ जी, और उसका शेयर। ठीक है। यस नवीरा। सर ये मुझे रिवर्स वाली बात समझ नहीं आ रही। हम जब कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे तो उसमें तो इंडिविजुअल की किसी भी वैल्यूज को हाथ नहीं लगाएंगे, तो फिर ये जब बनाएंगे तो उसको रिवर्स करने का क्या मतलब है? सही पॉइंट है। होगा ये कि जब हमने सब्सिडरी को खरीदा होगा तो हमने गुडविल भी रिकॉर्ड की होगी और एनसीआई भी रिकॉर्ड किया होगा। जिस तरह यूं समझ लें नवीरा कि आप अगर साल के बिगिनिंग में कोई एसेट खरीदें और साल खत्म होने से पहले बेच दें, तो क्या आप उस एसेट को दिखाएंगे ही नहीं? नहीं दिखाएंगे। लेकिन ड्यूरिंग द ईयर जो डेप्रिशिएट हुआ होगा क्या वो दिखाएंगे? वो भी दिखाएंगे। और जितने में खरीदा था वो दिखाएंगे, जितने में बेचा हाँ है वो दिखाएंगे। सही है, ऐसा होता है नवीरा? जी सर। हाँ, तो ये यहाँ पे भी केस ऐसा है कि सब्सिडरी जो ईयर एंड है उससे पहले अगर हमने बेच दी, लेकिन इस साल के अंदर सब्सिडरी की जो मूवमेंट्स हैं वो हम पहले अपने साथ शो करेंगे, फिर उसको निकाल देंगे। ठीक है, मतलब हम इंडिविजुअल में शो करेंगे और फिर उससे निकाल के कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे। हाँ एग्जैक्टली। और लेकिन पहले शो करके फिर निकालेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि बेच दिया तो आप दिखाएं ही क्यों, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर फिर आपने जो इस साल शुरुआत में एक एसेट खरीदा था, आप उसको खरीदना भी दिखाएंगे, उसको डेप्रिशिएट भी करेंगे, उसको रिवैल्यू वगैरह जो कुछ करना है सब करेंगे। अगर 31 दिसंबर पे बेच दिया तो आप ऐसा नहीं कि उसकी अपनी स्टेटमेंट से उसका नामो निशानी उड़ा देंगे कि जैसे कभी कोई खरीदा ही नहीं था। सही है, जो आपने इंडिविजुअल वाला पैटर्न बताया उसको दिखाकर फिर हम उसे हटा देंगे, फिर कंसोलिडेशन हाँ, में आ जाएंगे। हटा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यस अरीज। सर ये सब्सिडीज का हमने जो स्टिल कंट्रोल उठाया, ये वो वाली सब्सिडीज हैं जिनको अभी भी हमने अक्वायर किया हुआ है? जी
जी जी जी, और जिनकी वजह से हम अभी भी कंसोलिडेशन कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। Okay, let's read the question. ये कह रहा है Grange, which is a public limited company, operates in the manufacturing sector. The draft statement of financial position of the group of companies are as follows. F7 में नवीरा उसको मैंने थोड़ा और ऑल्टर किया है, जो मैंने पीडीएफ में भेजा था उसको बेसिकली मैंने अपने मोबाइल में ऑल्टर किया था, तो वो प्रॉपर नहीं हो पाया था, लेकिन सिमिलर है। अच्छा, अब सिलसिला क्या है कि इस कंपनी के पास और भी कंपनीज हैं। वैसे हमारे यहाँ F7 में ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वो मैक्सिमम एक ही कंपनी देता है, लेकिन मैंने समझाने के लिए ये P2 के एक सवाल को ऑल्टर किया है। So Grange, a public limited company, operates in the manufacturing sector. The draft statement of financial position for the group of companies are as follows. At 30th September 2009, 30 नवंबर 2009, Grange है और Park है, ये दो कंपनीज हैं। इनके पास PPE है, इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट इन पार्क है 250 पे, और एक कोई फाइनेंशियल एसेट है 134 का। इसके पास फिर करंट एसेट्स है और ये आगे टोटल एसेट्स। उसके बाद शेयर कैपिटल है, पेरेंट का शेयर कैपिटल 430 मिलियन का है, ये तो हमने वैसे भी लेना नहीं है। रिटेन अर्निंग्स ईयर एंड पे 410 मिलियन है पेरेंट की और 170 है सब्सिडरी की। अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी $22 है पेरेंट की एंड 14 है सब्सिडरी की। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज है 172 एंड 124। करंट लायबिलिटीज है में ट्रेड पेएबल्स है एंड प्रोविजंस है, ये दोनों साइड्स बैलेंस्ड है। अब सिलसिला क्या हुआ है कि 1 जून 2008 और हमारा ईयर एंड क्या है 30 नवंबर 2009। अगर हम फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स बनाए तो हम सब्सिडरी का क्या रखते हैं, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम इसमें है नहीं, रिटेन अर्निंग्स, अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी। अब सब्सिडरी का अगर देखें तो हमारे पास एक कंपनी है पार्क, कब खरीदा है 1 जून 2008, कितने साल पुरानी बात है, ईयर एंड है 30 नवंबर 2009 और हमने खरीदा है 1 जून 2008, कितना टाइम हो चुका है। नहीं 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 नवीर, अभी आप एक्सेल पे करना नहीं, आप सिर्फ देखते चलें कि हम उसको सॉल्व किस तरीके से कर रहे हैं। ओके, सो हमारा पोस्ट एक्विजिशन पीरियड 18 मंथ्स का है, ऐसा 1.5 years, fine. Grange acquired 60% of equity interest of Park, which is a public limited company. The purchase consideration comprised cash of $250 million. हमने कितने में खरीदा था, यहां से हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ये भी $250 million है और हमने इतने में ही खरीदा था। आगे क्या है, excluding the franchise referred to below,
The fair value of identifiable net assets was $360 million. सब्सिडरी के जो आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू है वो $360 million है. The excess of fair value of net assets is due to an increase in the value of non-depreciable land. अच्छा, इस बात को देखें. शेयर कैपिटल, आप मुझे कमेंट्स में जल्दी बताते जाइएगा प्लीज. सब्सिडरी का शेयर कैपिटल कितना है एक्विजिशन पे? $230. और सब्सिडरी बनने के बाद क्योंकि शेयर इश्यू नहीं कर सकती. अच्छा, आगे नोट में लिखा है, बिल्कुल लास्ट वाला नोट में पढ़ रहा हूं, ये वाला. Grange wishes to use full goodwill method for acquisition. The fair value of NCI was $150 million. Retained earnings of Park were $115 million and OCE were 10 at the date of acquisition. Acquisition पे retained earnings कितनी है? 115 और OCE कितना है? 10. ये मैं रख दिया 115 और 10. और ईयर एंड पे कितना है? रिटेनिंग्स कितनी है ईयर एंड पे? 170. गुड. और ओसीई कितना है? 14 है. तो मैंने ईयर एंड पे रख दिया 170 ये, 14 ये. अच्छा, ये कह रहा है कि सब्सिडरी के नेट एसेट्स की जो फेयर वैल्यू थी ना वो 360 मिलियन थी. ये आ गया 360 मिलियन. ये उसने बता दिया है कि सब्सिडरी के नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू 360 मिलियन थी. लेकिन अगर हम अपना टोटल करें तो उसका टोटल और हमारा टोटल बराबर नहीं आ रहा. अब जब इसे पूछ रहे हैं कि इसमें डिफरेंस की वजह क्या है, तो ये आगे लिख रहा है, द एक्सेस of fair value of net assets is due to an increase in the value of non depreciable land. कहता है इन दोनों में जो फर्क है वो लैंड की वजह से है. फॉर्मूला लगाते हैं कि डिफरेंस कितना है. डिफरेंस है 5 का. क्योंकि जमीन है तो इसकी डेप्रिसिएशन तो होती नहीं, तो जितनी एक्विजिशन पे होगी उतनी ईयर एंड पे होगी. अब इसका टोटल करते हैं कि ईयर एंड पे नेट एसेट्स की वैल्यू आ रही है 419. यस, कुछ पूछना चाह रही है रीच? सर ये फ्रेंचाइज जो है ये डेप्रिशिएट नहीं होगी इंडेफिनिट लाइफ? फ्रेंचाइज होगी, फ्रेंचाइज अमोर्टाइज होगी, उस पे हम आते हैं. अभी मैंने फ्रेंचाइज को एक्सक्लूड किया हुआ है. अगला पढ़ते हैं. पार्क held a franchise right which at 1st June 2008 had a fair value of $10 million. ये आगे फ्रेंचाइज. आगे पढ़ते हैं. यहां तक क्लियर है कि उसकी फ्रेंचाइज की वैल्यू $10 million थी. This had not been recognized in the financial statements of Park. The franchise agreement had a remaining term of 5 years to run. ठीक है, इसकी लाइफ कितनी थी? 5 साल. तो हम इसको चार्ज करेंगे अमोर्टाइजेशन. एक्विजिशन को कितना टाइम हुआ है?
एक्विजिशन को टाइम कितना हुआ है? 6 महीने हुए ना? सॉरी, इनफैक्ट टोटल 18 महीने हो चुके हैं, माय मिस्टेक। अमोटाइज हुआ 3 से। अब फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो ये बात देखें, हमारे पास फ्रेंचाइज की फेयर वैल्यू कितनी थी? 10 मिलियन। और इसकी लाइफ कितनी थी? 5 इयर्स। पोस्ट एक्विजिशन में कितना टाइम गुजर चुका है? 1.5 इयर्स। तो अमोटाइज किस तरीके से करेंगे? जितने की फ्रेंचाइज थी डिवाइडेड बाय जितनी उसकी लाइफ थी, मल्टीप्लाई बाय जितना टाइम अब तक गुजर चुका है। तो फ्रेंचाइज की पोस्ट एक्विजिशन पीरियड की अमोटाइजेशन $3 मिलियन है। किसी को कंफ्यूजन है यहां तक? जी, इस सेंटेंस को वापस देखें। फ्रेंचाइज की एग्रीमेंट 360 फेयर वैल्यू 360 मिलियन नहीं है। ये कहता है एक्सक्लूडिंग द फ्रेंचाइज रेफर्ड टू बिलो, द फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स was $360 मिलियन। ये पूरी सब्सिडरी के नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू है, सिर्फ फ्रेंचाइज की नहीं है। इनफैक्ट फ्रेंचाइज इसके अलावा है। तो 10 मिलियन अगर फ्रेंचाइज के भी शामिल करें तो टोटल सब्सिडरी के नेट एसेट्स की वैल्यू $370 मिलियन बन रही है। ठीक है सर। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं। Grange wishes to use full goodwill method for acquisition. The fair value of NCI was $150 million. तो अगर हम इसकी गुडविल निकालना चाहें, कंसिडरेशन हमने कितनी दी है? $250 million. How much is fair value of NCI? $150 million. इसमें से माइनस करते हैं फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, और फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स कितनी है? 370। तो गुडविल कितनी बनेगी? 30। ठीक है, चले आगे। अच्छा, अगला देखें। On 30th June 2009, Grange had acquired 80% interest in Citten. That was a public limited company for cash consideration of $31.2 million. Citten's identifiable net assets were fair valued at $32 million and fair value of NCI was $7.8 million. सही है, हमने Citten को खरीदा था, कितने में खरीदा था? 31.2 में। तो हमारी कंसिडरेशन हो गई 31.2 और फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई कितना था? 7.8।
और उसके फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स कितने थे? 32 मिलियन। तो गुडविल कितनी थी सिटन की? $7 मिलियन। करेक्ट हो गया। अच्छा, अब आगे हुआ क्या है? हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स में देख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इन सिटन तो नहीं दिख रही है। बैलेंस शीट में देखें तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट इन सिटन अलग से नहीं दिख रही है। आगे पढ़ते हैं हुआ क्या है। ऑन 30 नवंबर 2009, बिल्कुल साल के आखिर में, ग्रेंज डिस्पोज्ड ऑफ 100% इक्विटी ऑफ सिटन। हमारे पास कितनी थी? 80%। तो मैं इसको लिख देता हूं, हमने ऑल ऑफ इक्विटी जितनी भी मेरे पास थी वो सारी की सारी मैंने बेच दी, और जिस दिन मैंने बेचा उस दिन उसके नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू कितनी थी? $36 मिलियन। तो अगर हम रखें फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सिटन, उसके लिए हम रखेंगे एक्विजिशन, एक रखेंगे डिस्पोजल, और एक आएगा पोस्ट। तो इसने हमें क्वेश्चन में बताया है कि एक्विजिशन पे सिटन के नेट एसेट्स कितने थे? 32, और जिस दिन हमने डिस्पोज ऑफ किया है उस दिन उसके नेट एसेट्स थे 36। तो हमारी सब्सिडरी बनने के बाद सब्सिडरी के नेट एसेट्स में 4 मिलियन का इजाफा हुआ है। ठीक हो गया? अच्छा, हमने सिटन को कर दिया है डिस्पोज ऑफ। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं सिटन का एनसीआई कितना होगा। तो पहले हम क्या रखते हैं? फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन। एनसीआई का की वैल्यू कितनी थी पार्क में जिस दिन हमने खरीदा था? 150। और सिटन में कितनी थी? 7.8। करेक्ट। उसके बाद हम रखेंगे शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन नेट एसेट्स। पार्क के पोस्ट एक्विजिशन नेट एसेट्स कितने हैं? 56। उसका 40% जाएगा एनसीआई को। फॉर्मूला पे ध्यान दीजिएगा, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स का पोस्ट एक्विजिशन, उसका 40% गया एनसीआई को। सिटन का कितना था? 4। और सिटन का एनसीआई कितना था? 20%। सही। अच्छा, कोई यूआरपी का सीन नहीं है, कोई इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल नहीं है, तो हम रखेंगे ईयर एंड या डिस्पोजल पे एनसीआई कितना था। तो हमारा टोटल एनसीआई तो ये दोनों मिला के था, लेकिन क्योंकि सिटन को हमने साल खत्म होने से पहले बेच दिया है तो सिटन का एनसीआई हम उड़ा देंगे। अब क्वेश्चन अगर हमसे रिक्वायर करता है
गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सिटन, तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे कैश या बैंक। कितने में बेचा है सिटन की इन्वेस्टमेंट को? 29, करेक्ट। डेबिट करेंगे एनसीआई, इसका डिस्पोजल के दिन पे एनसीआई कितना है? 8.6। क्रेडिट करेंगे गुडविल, सिटन की गुडविल कितनी है? 7। क्रेडिट करेंगे नेट एसेट्स, एट डिस्पोजल, कितने हैं डिस्पोजल के दिन पे नेट एसेट्स? 36। तो बैलेंस देखो किस तरफ शॉर्ट बैठ रहा है। अगर डेबिट पे है तो ये कहलाएगा लॉस ऑन डिस्पोजल। $5.4 का लॉस है, चेक कर ले एक बार। सही है। अब सिटन की गुडविल भी गई, उसके नेट एसेट्स भी गए, पैसे हमें पहले मिल चुके हैं, एनसीआई हमने खत्म कर दिया। ऐसे देखें, विजिबल है तैयबा? अच्छा, अगर हम जीआरई निकालना चाहें तो आप शो करेंगे पेरेंट्स एज रिपोर्टेड। पेरेंट की रिटेनिंग्स 410 है, ठीक है। उसके बाद हम उठाएंगे पार्क्स पोस्ट एक्विजिशन शेयर, ठीक है। तैयबा देखें, हमने सिटन को बेचा है $29 मिलियन में, ठीक है। इसका एनसीआई था 8.6, गुडविल जो सिटन की हमने कैलकुलेट की हुई थी वो ये रही, 7 मिलियन की थी। अब जब सिटन नहीं रहेगी तो उसकी गुडविल भी नहीं रहेगी, और डिस्पोजल के दिन पे इसके जो नेट एसेट्स थे वो ये 36 है, ठीक है। तो हमने सब उड़ा दिया, ये डेबिट किए, ये क्रेडिट किए, बाकी ये वाला जो बैलेंसिंग फिगर है ये हमारा लॉस ऑन डिस्पोजल है क्योंकि डेबिट पे आ रहा है। अच्छा, अब पार्क ने पोस्ट एक्विजिशन में प्रॉफिट किया है 56 का, हम इसका उठाएंगे 60%, ये आ गया 33.4। अच्छा, सिटन को हमने कब बेचा है? बिल्कुल साल के आखिर में। तो इस साल सिटन का जितना भी पोस्ट एक्विजिशन शेयर रहा, ये 4 मिलियन, इसका हम 80% अपने साथ कंसोलिडेट करेंगे। ठीक है, 3.2 ये आ गया। उसके अलावा देखें कोई मूवमेंट्स हैं रिटेन अर्निंग्स में? लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सिटन, सिटन को बेचने पे कितना लॉस हुआ है? तैयबा,
आप देखें जो पार्क है उसके नेट एसेट्स पोस्ट एक्विजिशन में 56 और 56 में आपका हिस्सा कितना है? 60%। ठीक है, तो हमने पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का 60% ले लिया। अच्छा, उसके बाद सिटन को डिस्पोज करने पे हमें लॉस हुआ है 5.4 मिलियन का, वो हमने रिटर्निंग्स में डाल दिया। हम देखेंगे कि इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स में सिटन पे गेन या लॉस कितना रिकॉर्डेड होगा। ग्रेंज ने सिटन को कितने में बेचा है? गुड, 29। एंड हाउ मच वाज कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सिटन? हमने सिटन को खरीदा कितने में था? ध्यान दें, 31.2। सिटन को आपने कितने में खरीदा है? वी आर नॉट डिस्पोजिंग ऑफ द पार्क, वी आर डिस्पोजिंग ऑफ सिटन। तो इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स में हमने देखना है कि सिटन को बेचा कितने में गया है? 29 में, और उसको खरीदा गया था 31.2 का। तो हमें लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ होगा। $2.2 का, सही है। ये लॉस हमने इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाया होगा, लेकिन क्योंकि हम कंसोलिडेटेड बना रहे हैं तो ग्रेंज ने जितना लॉस रिकॉर्ड किया होगा उसको हम यहाँ पे रिवर्स कर देंगे। हाँ जी, क्रेडिट कर देंगे, बिल्कुल जी, बिल्कुल अरीज, रिटेन अर्निंग्स में। ठीक है, और कोई देखे इसमें एडजस्टमेंट्स नहीं है क्वेश्चन के अंदर? सर हम इंडिविजुअल में तो डेबिट ही दिखाते हैं ना लॉस। हाँ, डेबिट दिखाया हुआ होगा। अच्छा, उसकी देखो डबल एंट्री उसने क्या बनाई होगी, उसने डेबिट किया होगा इन्वेस्टमेंट इन सिटन, क्योंकि उसका सॉरी डेबिट किया होगा कैश और बैंक जितने में बेचा है। डेबिट लॉस क्रेडिट सेल प्रोसीड। सही है, डेबिट किया होगा उसने 29 से, डेबिट किया होगा लॉस ऑन डिस्पोजल, बाय दिस, एंड क्रेडिट किया होगा कैश और बैंक, सॉरी इन्वेस्टमेंट इन सिटन। सेल प्रोसीड करेंगे ना? नहीं नहीं नहीं, सिटन, इन्वेस्टमेंट इन सिटन। सेल प्रोसीड क्योंकि आपका रेवेन्यू थोड़ी यही है, आपका एसेट था जिसको आप डीरेकग्नाइज कर रहे हैं। ठीक है, सही है, लग समझ में आई बात? ठीक।
ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी हरीश बोले। सर ये रिटेन अर्निंग में से 2.2 जो है वो हम डिडक्ट कर देंगे और फिर जो हमारी कंसोलिडेटेड वाली है वो ऐड कर देंगे। क्योंकि लॉस है तो लॉस को रिवर्स करने के लिए रिटेन अर्निंग्स में प्लस करेंगे और जो कंसोलिडेशन में लॉस हुआ है वो माइनस करेंगे। वो माइनस कर देंगे, ओके। हाँ अच्छा, अब हमारी रिटेन अर्निंग्स देखिए कितनी आ रही है। $443.6। अब इसमें जो रिटेन अर्निंग्स में गेन है वो रहने देंगे, लेकिन जो एनसीआई को दिया था वो हम उड़ा देंगे। ये हमने एनसीआई को उड़ा दिया है यहां से। ठीक है, अब आते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। सही, अब हम सबसे पहले उठाएंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। पीपी में देखें, एक हम उठाएंगे पेरेंट के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट प्लस सिर्फ पार्क के। सिटन के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हम कंसोलिडेट नहीं कर रहे क्योंकि साल के आखिर में हमने सिटन को डिस्पोज ऑफ कर दिया है। प्लस करिश्मा ये देखें, सिटन की पार्क के जो लैंड में इजाफा हुआ था वो मैं अपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में प्लस कर रहा हूं 5 का। जी सर। अच्छा, अगला हम उठाएंगे क्या, गुडविल। गुडविल हमारे पास वैसे दो है, एक पार्क की एक सिटन की, लेकिन हम किसकी उठाएंगे, सिर्फ पार्क की, क्योंकि सिटन को हम डिस्पोज ऑफ कर चुके हैं तो उसकी गुडविल अब हमारी गुडविल में नहीं जुड़ेगी। यस करिश्मा। सर ये जो कंसोलिडेशन बनाएंगे वो तो हम 1 साल की बनाएंगे, ऊपर जो आपने रिटेन्ड अर्निंग्स वगैरह ली है वो तो पूरी 1.5 ईयर की ली होंगी ना। नहीं नहीं, 1 साल की क्यों बनाएंगे हम, सर पोस्ट एक्विजिशन पूरे पीरियड की बनाएंगे। पूरे 18 मंथ्स की बनाएंगे जी 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 या? जी। अच्छा, पर चाहे सर आपने आपको एज एट ईयर एंड 30 नवंबर 2009 लिखा है ना, तो एक ही ईयर की बनेगी ना कंसोलिडेटेड नहीं स्टेटमेंट। नहीं, ये एज एट है करिश्मा, एज एट मतलब अच्छा, एज क्यूमुलेटेड। एट ईयर एंड, ठीक है ठीक हाँ है जी, ठीक है। अगर ये इनकम स्टेटमेंट होती ना फॉर द ईयर तो तो वो फॉर द 1 साल ईयर की होगी, बनती। सही। जी जी जी। सही है सही है। अच्छा, उसके बाद आते हैं इंटेंजिबल एसेट। फ्रेंचाइज, फ्रेंचाइज की वैल्यू साल के आखिर में कितनी थी, 10 माइनस 3 7। उसके अलावा आप देख सकते हैं पेरेंट के पास और भी इन्वेस्टमेंट्स हैं कोई, ये लिखी हुई है 134 की। ठीक है, ये हो गया हमारे टोटल नॉन करंट एसेट्स। उसके बाद हम रखेंगे
करंट एसेट्स, ये बात 3 जो उसकी अमोर्टाइजेशन है ना, बाद के 1.5 साल की, वो रखी है मैंने। तो 10 मिलियन का फ्रेंचाइज राइट था और 1.5 साल की 3 मिलियन की अमोर्टाइजेशन थी। अच्छा, अब आते हैं करंट एसेट्स पे। करंट एसेट्स में पेरेंट के कितने हैं? 581 प्लस सब्सिडरी के 304। क्योंकि कोई यूआरपी नहीं है इन्वेंट्री का, क्योंकि कोई इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस नहीं है, क्योंकि कोई कैश इन ट्रांजिट नहीं है, कोई गुड्स इन ट्रांजिट नहीं है, तो हम सिर्फ करंट एसेट्स को प्लस कर रहे हैं। ये आ गया हमारे टोटल एसेट्स। अच्छा, उस तरफ रखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। सबसे पहले आ गया शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल किसका उठाएंगे? पेरेंट ओनली। ग्रुप रिटेन अर्निंग्स हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है। अच्छा, उसके बाद उठाएंगे ग्रुप अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी। पेरेंट की कितनी है? ओसीई 22 प्लस सब्सिडरी के पोस्ट एक्विजिशन में कितनी है? खैर वो हम ऑलरेडी रिटेनिंग्स में भेज चुके हैं। ठीक हो गया। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, एनसी हमने 2 रखे थे वैसे, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ पार्क का उठाएंगे क्योंकि सिटिन का एनसीआर जा चुका है। सही है, बेहतरीन। अब आगे नॉन करंट लायबिलिटीज पे। पेरेंट की नॉन करंट लायबिलिटीज कितनी है? 172 प्लस पार्क की है 124। हमने इसमें सिटिन की लायबिलिटीज नहीं उठानी है, अगर गिवन भी होती तो नहीं उठानी थी। करंट लायबिलिटीज उसमें ट्रेड एंड अदर पेएबल्स 178 प्लस 71 और है प्रोविजंस 10 प्लस 6।
ठीक है, टोटल करते हैं। टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज, it's 1629. सुजल समझ में आ गई? ओसीई क्यों नहीं उठाई? सब्सिडरी की ओसीई हमने एक गलती की है, वो हम यहां लेके आ गए। एक बार मेरी ये एडजस्टमेंट समझना, F7 में इंपॉर्टेंट नहीं थी इसलिए मैंने फोकस नहीं किया, लेकिन मैं समझा देता हूं, ध्यान दें। मेरे टोटल सब पार्क के नेट एसेट्स कितने बड़े हैं ये देख सकते हैं, 56 से, लेकिन 56 में 4 जो है वो ओसीई में गए हैं। तो मुझे यहां पे देखो क्या करना चाहिए था, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 56 में से मैं माइनस कर दूंगा 4, क्योंकि वो ओसीई में जा रहे हैं, और बाकी उसका 60% में भेजूंगा रिटेन अर्निंग्स में। और ओसीई में मुझे क्या करना है, पेरेंट की ओसीई प्लस सब्सिडरी की पोस्ट एक्विजिशन ओसीई कितनी है, 4, उसका 60%। तो मैंने ओसीई ली है, ओसीई का पोस्ट एक्विजिशन ओसीई में जाएगा, रिटेन अर्निंग्स का पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग्स में जाएगा। तो मैंने इसमें से वो 4 मिलियन हटा दिए जो कि ओसीई के हैं, जो रिवैल्यूएशन सरप्लस के हैं। रिवैल्यूएशन सरप्लस अगर सब्सिडरी का पोस्ट एक्विजिशन में होगा तो उसका शेयर भी रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा। अब किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो पहले।